गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा आज हम क्लास 7B में चैप्टर 2 पढ़ रहे हैं जिसका नाम है कंप्यूटर की संरचना, जिसमें मैंने अभी तक आपको बताया था कंप्यूटर की संरचना यानी कि इनपुट एंड CPU आउटपुट, यानी कि कंप्यूटर काम कैसे करता है। फिर माइक्रो प्रोसेसर के बारे में बताया था, कंट्रोल यूनिट ALU और मेमोरी के बारे में बताया था। फिर कंप्यूटर में कितने प्रकार की मेमोरी होती हैं वो मैंने आपको बताया था, जैसे कि स्थायी और अस्थाई। स्थायी में जो होती हैं वो रोम होती हैं, यानी कि रीड ओनली मेमोरी, उन्हें सिर्फ पढ़ सकते हैं, उनमें चेंजेस नहीं ला सकते हैं। अस्थाई यानी कि रोम, जिसमें हम चेंजेस भी ला सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं। फिर हमने इनपुट के बारे में पढ़ा। इनपुट में हमने कीबोर्ड के बारे में पढ़ा, जिसमें मैंने आपको कुछ होमवर्क भी दिया था कि आप लोगों को ये कीबोर्ड का पिक्चर बनाना था, ठीक है। फिर उसके बाद आज हम पढ़ेंगे इन कीबोर्ड्स के कुछ कर्सर मतलब कुछ बटन्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पीरियड नंबर 9 है। और डेट है आज की 3/7/21। आज हम करेंगे रीडिंग। कीबोर्ड के फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए पढ़ते हैं। कर्सर मूवमेंट कीज। कर्सर मूवमेंट कीज का क्या मतलब है। इस श्रेणी में निम्न कीज आती हैं, इसमें अतिरिक्त कुछ विशेष की हैं। तो कौन कौन सी विशेष की होती हैं। जो कर्सर मूवमेंट कीज होती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं। देखिए, जो कर्सर मूवमेंट होती है, पहली मूवमेंट की वो कैसे होती है। वो हमारे देखिए एक बॉक्स होता है, ऐसा बना होता है, जिसमें एक एरो जो होता है वो ऊपर की तरफ, एक एरो नीचे की तरफ, एक और दाएं और बाएं, ऐसे बनी होती है। इसे हम क्या कहते हैं, कर्सर मूवमेंट की। फिर एंटर की। एंटर की सबको जानते हैं, जब भी हम कोई चीज़ एंटर करते हैं उसके लिए बनी होती है। और एंटर की हमारी कैसे बनी होती है, एंटर लिखा होता है और ये एरो इस तरफ, ठीक है। सेकंड है टैब। थर्ड है टैब की। टैब की कैसे होती है, टैब की में लिखा होता है टैब, और ये कर्सर इस साइड पे होता है और इस साइड पे होता है। फिर है हमारी बैक स्पेस की। बैक स्पेस की। बैक स्पेस की जो होती है हमारी कैसे होती है, वो भी एक बॉक्स में होती है ऐसे, और लिखा होता है बैक स्पेस, और इसका कर्सर ऐसे होता है। इस की का प्रयोग किसी भी पंक्ति को पीछे की ओर मिटाने के लिए होता है। टैब की का जो प्रयोग होता है, इस की का प्रयोग कर्सर को एक साथ 5 स्पेस आगे बढ़ाने के लिए होता है। एंटर की का प्रयोग प्रत्येक सूचना निर्देश व तत्वों को कंप्यूटर व सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में प्रोसेसिंग भेजने के लिए किया जाता है। इस किसी भी कमांड को क्रियान्वित करने के लिए एंटर की को ही दबाते हैं, ठीक है। फिर है लास्ट हमारा स्पेस बार की। स्पेस बार की हमारी कैसी होती है,
ऐसे होती है, बड़ी सी होती है, लिखा होता है स्पेस। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें लिखा है माउस। माउस क्या है? यह आकार में चूहे के समान होता है। इसे 2 या 3 बटन होते हैं। माउस सीपीयू से संबंध होता है। इसकी एक बॉल होती है। जिस माउस को किसी समतल धरातल पर इधर उधर सरकाते हैं तो माउस की बॉल भी घूमती है और यह बॉल माउस के अंदर निहित संवेद को ही गतिशील करती है तथा स्क्रीन पर वांछित करती है। इसका पॉइंटर पहुंच जाता है। इसके ऊपर स्थित दोनों बटन विभिन्न प्रकार के सॉफ्टवेयर के साथ अनेक प्रकार की क्रियाएं संपन्न करती हैं। आजकल ऐसे माउस का प्रयोग होने लगा है जिसमें बॉल की जगह लाइट निकलती है। प्रकाश की सहायता से चलने वाले इन माउस को ऑप्टिकल माउस कहते हैं। फिर है लाइट पेन। ठीक है, लाइट पेन में हम पढ़ेंगे। इस पेन का प्रयोग बार कोड को पढ़ाने के लिए किया जाता है। बार कोड पढ़ने के पश्चात यह यंत्र कंप्यूटर के मॉनिटर पर दिखाई देता है। इस प्रकार का यंत्र बार कोड को कंप्यूटर में इनपुट करता है। इसके पश्चात हम इस मॉनिटर पर देख सकते हैं। फिर है मेमोरी यानी कि द्वितीयक। कंप्यूटर में प्रयुक्त होने वाली मेमोरी का अस्थायी मेमोरी कहा जाता है। इसकी इसी अस्थायी प्रवृत्ति के कारण कंप्यूटर में स्थायी मेमोरी का चलन प्रारंभ हुआ। इस स्थायी मेमोरी को हम द्वितीयक मेमोरी भी कहते हैं। दोनों प्रकार की मेमोरी के अंतर को हम विभिन्न प्रकार से समझ सकते हैं। मनुष्य अपने संबंधित समस्त सूचनाओं को 2 प्रकार से स्टोर रखता है। पहला अपने दिमाग में, दूसरा व्यक्तिगत डायरी में। यह पर मनुष्य के दिमाग को हम प्राइमरी मेमोरी भी कह सकते हैं और डायरी को स्थायी मेमोरी कह सकते हैं। कंप्यूटर में स्थायी मेमोरी के लिए निम्न वस्तुओं का प्रयोग किया जाता है, जैसे कि पहला फ्लॉपी, हार्ड डिस्क और ऑप्टिकल डिस्क। तो सबसे पहले पढ़ते हैं फ्लॉपी डिस्क के बारे में। यदि कोई प्रोग्राम या डाटा कम मात्रा में है अर्थात उसका आकार छोटा है तो हम उसे उपलब्ध किसी भी फ्लॉपी डिस्क या सरलतापूर्वक स्टोर कर सकते हैं। बाजार में उपलब्ध फ्लॉपी डिस्क को हम आकार के अनुसार 2 भागों में बांट सकते हैं। पहली है 5 फ्लॉपी डिस्क, दूसरी है 3rd फ्लॉपी डिस्क। निम्न वर्ण चित्र में दोनों प्रकार की फ्लॉपी डिस्क में उनके भागों को अच्छी तरह से दर्शाया गया है। बच्चे इन चित्र द्वारा दोनों प्रकार की फ्लॉपी डिस्क को सरलतापूर्वक समझ सकते हैं। हमने इस दोनों प्रकार की फ्लॉपी डिस्कों को अध्ययन आकार में अनुसार किया है। हम इनका अध्ययन इनकी डाटा स्टोर करने की क्षमता के अनुसार करते हैं। ठीक है, देखिए आपको आपकी बुक में दिख जाएगा दोनों प्रकार की फ्लॉपी बनी हुई है। फ्लॉपी फाइव डिस्क की क्षमता जो है 1.22 MB है। फिर फ्लॉपी डिस्क इसकी क्षमता 1.44 MB होती है। नोट, फ्लॉपी डिस्क का प्रयोग अब चलन में नहीं है। फिर है हार्ड डिस्क। वर्तमान समय में प्रत्येक कंप्यूटर हार्ड डिस्क का प्रयोग किया जाता था। इसका प्रयोग टैप की अपेक्षा अत्यंत आसान था। इसमें डाटा अधिक तीव्र गति से लिखा या पढ़ा जा सकता था। यह रैंडम विधि से कार्य करती थी। इसके बहुत अधिक मात्रा से डाटा स्टोर करके प्रयोग किया जा सकता था। देखने में हार्ड डिस्क आंतरिक संरचना निम्न प्रकार की होती है। हार्ड डिस्क की कार्यप्रणाली एकदम फ्लॉपी डिस्क की भांति होती है, लेकिन यह फ्लॉपी डिस्क में हजारों गुना सबसे ज़्यादा स्टोर कर सकती है। फिर बची हमारी ऑप्टिकल डिस्क। सिर्फ ये लास्ट है ऑप्टिकल डिस्क। लेजर तकनीक के विकास के साथ ऑप्टिकल डिस्क का प्रयोग प्रारंभ हुआ। इस डिस्क में हम बहुत ज़्यादा मात्रा में डाटा स्टोर कर रख सकते थे। ये 2 प्रकार की होती है। एक होती है रीडेबल यानी कि पढ़ सकते हैं, एक होती है राइटेबल जिसमें हम लिख सकते हैं। प्रथम प्रकार की ऑप्टिकल डिस्क में केवल स्टोर डाटा पढ़ा जा सकता है। दूसरे प्रकार की डिस्क में हम डाटा को पढ़ भी सकते हैं और उसमें चेंज भी रीड और राइट दोनों कार्य कर सकते हैं। लेकिन प्रथम प्रकार की डिस्क कीमत काफ़ी कम होती थी तथा दूसरे प्रकार की डिस्क की कीमत ज़्यादा हुआ करती थी। वर्तमान समय में ऑप्टिकल डिस्क उपलब्ध हैं। इसमें लगभग 800 मेगाबाइट डाटा एक साथ स्टोर कर सकते हैं। इस डिस्क का प्रयोग करने वाली ड्राइव में अत्यंत सरलतापूर्वक अपने कंप्यूटर से जोड़ा जा सकता है। ठीक है, ये था आज का हमारा कुछ कीज़ के बारे में बताया। फिर मेमोरी यानी सेकेंडरी मेमोरी के बारे में बताया। अब कल
कल मैं आपको बताऊंगी आउटपुट के बारे में, ठीक है। तो ये आपको अपनी कॉपी में नोट करना है और नीट एंड क्लीन राइटिंग में वर्क करना। ओके, थैंक यू।